भी अपनी बात रखेंगी। आइए डॉक्टर सुरभि सिंह, आप अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका हैं, आप हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं और आइए। अमृता प्रीतम जी की एक पंक्ति है, दो पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अंबर की एक पाक सुराही बादल का एक जाम उठाकर, अंबर की एक पाक सुराही बादल का एक जाम उठाकर, धूप चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। खैर, मंचासीन सभी विद्वानों को मेरा सादर नमन। और मैं चाहती थी कि मुझे कोई मंच मिले, कोई अवसर मिले कि जब मैं अपनी इस रचना के बारे में बोल सकूं। और बिना किसी अधिक भूमिका ये कहना चाहूँगी कि अपनी रचना वैसे भी सभी को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि वो अपने नन्हे शिशु की तरह होती है। जब छप करके किताब आती है और रैपर खोल के उसको हम पहली बार गोद में लेते हैं, तो उस अनुभूति की दिव्यता का एहसास बहुत मुश्किल है। मैं आगे पढ़ूं या कहूं इसके पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी और सभी को पता लगना चाहिए। मैं नारी और पुरुष के विवादों में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब तक जितने भी पुरुष आए हैं सब ने मुझे किसी भी रूप में बहुत सहयोग दिया है, और शायद मैं उठ के खड़ी भी उन्हीं के कारण हो पाई हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी भूमिका रही है, बहुत अच्छा। अब तक की ज़िंदगी में बहुत अच्छी भूमिका सभी पुरुषों ने निभाई है, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, किसी भी रूप में हो। मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई महिला या कोई भी स्त्री निकलती है बाहर, तो बहुत बोला जाता है शोषण हो रहा है, या आगे लोग बढ़ने नहीं दे रहे, या बढ़ने की कीमत मांग रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, खुल के बात हो रही है यहाँ पे। तो जब मैंने ये उपन्यास लिखा या लिखना शुरू किया, तो ये लग रहा था जो कि पहला उपन्यास था, इसके पहले मेरी 7-8 किताबें आ चुकी हैं। ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोई एक बार देखे और कह दे हाँ तुमने ठीक लिखा है। बड़ी हिम्मत करते, डरते डरते, कांपते हुए मैंने महेंद्र भीष्म सर को अपनी ये पांडुलिपि सौंपी। और उसके बाद में उन्होंने मतलब जिस तरह से मेरा सहयोग किया कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। दूसरा मैं बोलूँगी, यहाँ पे दयानंद पांडे सर बैठे हुए हैं, और वही बात कहते हैं ना कि उनकी नज़रों से कोई चीज़ गुजरे और वो उसको ओके करे, तो ये भी उन्होंने भी देखा। और एक जगह मैं ठिठक रही थी, तो मेरे दोनों ही इन बड़े बंधुओं ने, मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए शेल्टर हैं लोग, वटवृक्ष, जो भी कहूँ कम है। तो मैंने एक जगह ठिठक रही थी, मैं सोच नहीं पा रही थी कि ये वो किताब है जिसको सब लोग पढ़ेंगे, कैसे लिखूँ, और लिखना भी ज़रूरी था। तो दोनों ने ही कहा कि जैसे सर ने बोला, भीष्म सर ने कहा कि एक साहित्यकार जो होता है वो दूसरे की काया में प्रवेश करके लिखता है, तो तुम वृंदावन के लिखो, स्वयं उसकी आत्मा अपने अंदर महसूस करो। और पांडे सर ने भी यही बात कही कि साहित्यकार सिर्फ साहित्यकार होता है, स्त्री और पुरुष नहीं होता। तो इन दोनों की हिम्मत पाकर फिर मैंने लिखा। अब ये कहकर कि अगर इन दोनों ही लोगों का सहयोग नहीं मिला होता तो शायद ये रचना इस रूप में आ भी नहीं पाती। और ये इस तरह के लोग हैं कि जो महिलाओं लड़कियों के लिए रास्ते आसान करते हैं, वो बिल्कुल निर्भीक होकर बढ़ पाती हैं, आराम से बढ़ पाती हैं, ये सोच करके कि कोई एक शेल्टर है, कोई एक हमारे सर पे हाथ है। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। मैं अपनी समय सीमा का भी ध्यान रखूँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें समय के अंदर होनी है। इसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूँ तो इसका शीर्षक है उस पार किनारा है। बड़ा अजीब सा लगता है, और जब मैं कहूँ या भूमिका में भी लोग जब देखते हैं विवाहेतर संबंधों पे लिखा गया है, तो पहले ही उठा के फेंक दो नाली में, क्योंकि विवाहेतर संबंधों की बात की गई है। अरे संबंध विवाहेतर हो सकते हैं, लेकिन प्यार विवाहेतर नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है। प्रश्न ये उठता है कि अगर प्यार है तो उसको दिशा कौन सी दी जाए। दिशा भी देना जरूरी है, क्योंकि दो घर टूट रहे होते हैं, अगर सही दिशा नहीं दी जाती है तो घरों के टूटने की गुंजाइश होती है। इसकी संवेदना विकसित हुई, वृंदा का कैरेक्टर इसलिए विकसित हुआ कि हमारे समाज में स्त्रियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सी बातें की गई हैं। ठीक है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, मगर किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि आंतरिक रूप से भी वो कितना टूट रही है, कितना अवसाद झेल रही है, कितना डिप्रेशन महसूस कर रही हो। तो मैं कहती हूँ भला हो फेसबुक का, जिन्होंने औरतों के डिप्रेशन को थोड़ा कम किया है। लोग उसको बुराई के अर्थ में लेते हैं, मैं इसको सही कहती हूँ, लेकिन मैं अपने ट्रैक पर रह के बात करूँगी।
कि महिलाओं के जीवन में, जब मैंने हिंदी से एमए किया था, फिर मनोविज्ञान से भी किया, और इस समय मैं इग्नू से काउंसलिंग में पीजी कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हूँ। जिस समय मैंने करना शुरू किया तो उसमें मैंने एक चीज़ को और भी जाना, जिसके बारे में मैंने सर से बात की थी जब मिली थी, कि महिलाओं के जीवन में किशोरावस्था 2 बार आती है। एक बार तब आती है जब विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं उनके अंदर आरंभ होती हैं, और दूसरा तब जब वो प्रक्रियाएं समाप्त हो रही होती हैं, और दोनों ही चढ़ते और उतरते समय उनके जीवन में बिल्कुल एक जैसे झंझावात होते हैं और गुजरते हैं। ये वो समय होता है जो सबसे नाजुक दौर होता है। इसमें अगर उनका परिवार उन्हें संभाल लेता है तब तो वो संभल जाते हैं, और अगर उनका परिवार या कहीं भी पार्टनर या कोई भी है, जरा सी भी चूक होती है तो फिसल जाती है। और फिसल करके गिरती कहाँ है ये निर्भर करता है, किसी की गोद में गिरती हैं, ये किसी विषाक्त नाग के मुंह में गिरती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या बनती हैं, सीट मोती बनती, क्या बनती हैं। तो इसमें दिखाया गया है वृंदा के चरित्र को मैंने खुद जिया है। मैंने इसलिए जिया है कि मेरे नज़दीक बहुत सी महिलाएं आई, उन्होंने बहुत सी बातें अपनी कही, तो मुझे लगा ये उपन्यास लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसमें कई सारे पहलू हैं, कई सारे पक्ष हैं, सब बताने बैठूंगी तो पूरा 3 घंटा 4 घंटा चला जाएगा। वो संक्षेप में कहूँगी कि वृंदा अपने आप में कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक बहुत सारे चरित्रों का प्रतिनिधित्व करती है, कि जो अकेलेपन में जी रही है, उसने अपनी ज़िंदगी में उठ के खड़े होने का फैसला किया, उसके बाद पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी अकेले बिताने का उसने निर्णय लिया, और ये सब कुछ लगभग तय हो गया कि अब उसको अकेले ही चलना है। बेटी को पाला, मगर अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक आगमन होता है जय का, डॉक्टर जयंत वाधवा का। उससे मिलने के बाद उसको ये महसूस होता है कि ज़िंदगी का एक रंग ये भी है। कोई नाम नहीं किया दोनों में किसी ने, दोनों के परिवार खुश हैं, बच्चों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, ज़िंदगी बड़े मज़े में चल रही है। मगर चल रही है तो यहाँ पर बात होती है ना कि हम बात करते हैं प्लेटोनिक लव। देयर इज़ नो टाइप ऑफ प्लेटोनिक लव। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आप मनुष्य हैं, तो मानव सुलभ चीज़ें आपके अंदर जी फोटो लेते जाइए, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो मेरे लिए यही था कि मैं या तो झूठ बोलकर एक आइडियल कंडीशन बना दूं कि वृंदा और जयंत, और फिर दे लिव्ड हैप्पीली, जैसी उनकी कटी वैसे सबकी कटे। पर ये नहीं लिखना था, जो सच था वो लिखना था। और सच ये था कि अगर नारी और पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आकर्षण होता है, तो वो आकर्षण कोई ना कोई रूप लेगा जरूर। यहीं पर मैं अटक गई थी, जिसके लिए मुझे बहुत सहारा मिला मानसिक, और उसको मैं लिख पाई। और मुझे इस बात की खुशी है और थोड़ा सा गर्व भी हो रहा है अपने ही ऊपर उस पर कि उसको मैंने लिखा है, और जब तक आप लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। तो जब दोनों मिलते हैं और उसके बाद उनका प्लेटोनिक लव प्लेटोनिक नहीं रह जाता है, इस दुनियावी बंधन में बंध जाता है, तो जय उसको सॉरी बोलता है, और सॉरी बोलने के बाद में वो टूट के बिखर जाती है। उसको लगता है कि यानी कि जो कुछ भी था वो गलत था। यहीं पर द्वंद्व है, मानसिक द्वंद्व है। मानसिक द्वंद्व के बाद अब एक रचनाकार की जिम्मेदारी क्या होती है। सर ने, दयानंद पांडे सर ने बहुत अच्छी बात कही, कि मुझे वो बात वाकई बहुत अच्छी लगी, कि उपन्यास नैतिक शास्त्र की किताब नहीं है। और ये भी उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बोला भी कि तुम टीचर हो, तो टीचर वाला रूप हावी हो गया। लेकिन क्या करूं, समाज को बताना तो है ही कि जो सही है वही दिशा देनी है। ऐसा लिख के नहीं छोड़ सकते ना कि विवाहेतर संबंध अच्छे होते हैं। तो उसके बाद में फिर उसमें होना ये चाहिए, क्या चाहिए की बात आ रही है, क्या हुआ होगा वो एक अलग मैटर है, एक अलग बात है। कि आप किसी के करीब आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी टूट जाए, कोई रिश्ता किसी रिश्ते से दूर हो जाए। मैरिड लाइफ में भी एक औरत हमेशा ये प्रयास करती है कि उसके पति का, उसके भाइयों से, मैं ये मानती हूँ ईमानदारी से, सभी से संबंध अच्छा रहे। ये फिल्मों में दिखाते हैं कि वैम्प होती हैं, खलनायिका होती महिलाएं, पर ऐसा नहीं होता है। इवन हस्बैंड को नहीं पता होता है कि उसके पिता और माता को दवाएं किस वक्त चाहिए होती, पत्नी को पता होता है। तो एक नारी होती है, वो संबंधों को जोड़ने का काम करती है, बताती है कि आज नंद की बेटी की शादी में ये जाना, ये करना है। तो ऐसे में सही दिशा देनी थी, सही बात बतानी थी। तो रिश्ता कोई भी हो, लेकिन रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। तो इसमें मैंने एक मैसेज देने का प्रयास किया है। ठीक है, आप आते हो किसी के करीब, आ सकते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी बिखर जाए, टूट जाए, समाज को कोई नकारात्मक संदेश जाए। इसलिए एक सार्थक मोड़ पर
एक दूसरे को छोड़कर दोनों बढ़ जाते हैं, समाज को दिशा देते हुए कि हमें मनोविज्ञान के विषय में भी सोचना चाहिए, चाहे वो और नारी और पुरुष की कोई बात नहीं है, इसमें जयंत का अपना मनोविज्ञान भी है, उसका अपना पुरुषों का भी मनोविज्ञान होता है जो हमेशा छोड़ दिया जाता है, जिसकी उपेक्षा की जाती है बराबर। नारी मनोविज्ञान पर तो बहुत बात होती है, लेकिन पुरुषों का भी मनोविज्ञान है, उस पर भी विचार होना चाहिए, बात होनी चाहिए, जो हर तरफ से झेलते हैं, बात करते हैं। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक बार, सिर्फ एक बार आप इस उपन्यास को पढ़िए जरूर। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैंने बहुत अच्छा लिखा है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इसलिए पढ़िए उसको कि आप ये महसूस करिए कि स्त्रियाँ क्या सोचती हैं, जो दिखती है बाहर से वैसा नहीं है, उनके भीतर भी एक बचपना होता है, वो भी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हैं। वो उनको जकड़ दिया जाता है कि तुम एक माँ हो, तुम एक बहू हो, तुम एक आइडियोलॉजी, तुम एक बेटी हो, सब कुछ हो, मगर तुम एक स्वतंत्र स्त्री भी हो जो 1 घंटा 2 घंटे अपनी खुल के ज़िंदगी जी सकती है, जोर से कूद करके अगर खुशी का इजहार करती, कहा जाता है बचपना मत दिखाओ, किसी बात पे कुछ व्यक्त करती है, तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कभी कभी ठीक है चाइल्डिश ना हो, लेकिन चाइल्ड लाइक भी अगर हो रही है तो उसकी उस खुशी को, जैसे इसमें दिखाया गया वृंदा की इच्छा थी पानी में भीगने की, वाकई हम में सभी की इच्छा होती है पानी में भीगने की, लेकिन न जाने कितनी चीज़ें होती हैं जो पानी में भीगने से रोक देती हैं। तो समय की सीमाएं हैं मेरे पास, बस इतना अनुरोध करूँगी कि आप इस उपन्यास को अवसर मिलने पर जरूर पढ़िए। उस पार किनारा है, जब जयंत पूछता है इस बार प्रिय तुम हो मधु हो, इस बार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति, तो वो उत्तर देती है कि उस पार किनारा है, यानी किनारा अवश्य होना चाहिए। इसमें एक शायर का भी किरदार है, और शायर के किरदार के लिए मुझे गज़लें डॉक्टर बलवंत सिंह की मिली, और मुझे इतनी खुशी, अभी यहाँ बैठे थे कहीं बाहर निकल गए हैं, इतनी खुशी हुई कि उन्होंने एक बार भी किताब की पांडुलिपि खोल कर नहीं देखा कि मैंने उनकी गज़लें कहाँ पर किस जगह फिट की हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपने डाला होगा तो सही जगह डाला होगा। पूरी किताब जब बन गई है और उसके बाद बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने उसका प्रूफ चेक किया, सिर्फ इसलिए कि 25 नवंबर को उसका लोकार्पण हो सके, मेरा काम न रुके। तो कहने का मतलब ये इतने सारे लोगों इस किताब के लेखन में इन 3 व्यक्तियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, डॉक्टर दयानंद पांडे जी, महेंद्र भीष्म सर और डॉक्टर बलवंत सिंह। इन तीनों के सहयोग से, इन तीनों के आशीर्वाद से ये उपन्यास अपना रूप ले पाया, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसको ज़रूर पढ़िए, और ईश्वर करे दयानंद पांडे सर और महेंद्र भीष्म जैसे सर सभी महिलाओं के जीवन में आएँ, ताकि वो बेहिचक निर्भीक होकर के आगे बढ़ सकें और समाज की चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। पुनः पुनः आभार आप तीनों का, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोली डॉक्टर सुरभि सिंह। आपके भाई मेरे हाई कोर्ट में बहुत अच्छे सरकारी वकील हैं, एजीए हैं, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, जो सेक्रेटरी लेवल का के माने जाते हैं। अब मैं 2018 में आगरा विश्वविद्यालय में बुलाया गया था, तेजन शर्मा जी की ऊपर एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पर मेरे कुछ शोधार्थी भी मिले। तो उसमें एक शोधार्थी दिव्या